हेलो एवरीवन। रघुवर गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 से रिलेटेड हिंदी का टॉप 30 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, तो आप क्लास को अंत तक देखेंगे। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निशाचर में कौन सा समास है? हमें बताना है कि निशाचर में आपका कौन सा समास है। तो देखिए, बात करते हैं हम निशाचर की। तो निशाचर की बात करें तो निशाचर का अर्थ क्या होता है? जो आपका रात में घूमता है, जो आपका रात में घूमता है उसी को क्या कहते हैं? उसी को आपका निशाचर कहा जाता है। तो रात में घूमने वाला निशाचर कहलाता है। और निशाचर का अर्थ आपका होता है राक्षस होता है। क्या होता है? निशाचर का अर्थ आपका क्या होता है? राक्षस होता है। तो हमने बात किया निशाचर का और हमें एक नया शब्द मिल गया राक्षस। तो देखिए, जो शब्द अपना अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ को बताता है उसको हम कौन सा समास कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, कोई भी शब्द है जो अपना अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ बताएगा वो आपका बहुव्रीहि समास होगा। जैसे हम बात करें, जैसे आपका पीताम्बर हो गया, तो पीताम्बर हो गया तो पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात विष्णु भगवान को क्या कहा जाता है? इन्हें आपका पीताम्बर कहा जाता है। तो पीताम्बर भी क्या है? इसमें भी आपका बहुव्रीहि समास है। उसके बाद हम बात करें, जैसे आपका दशानन हो गया, 10 है आनंद जिसके, अर्थात जिसके 10 सिर है उसे क्या कहा जाता है? रावण कहा जाता है। तो यह भी अपना अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ बता रहा है। तो यहाँ पे दशानन भी क्या है? बहुव्रीहि समास है। तो ध्यान रखेंगे, बहुव्रीहि समास का कहीं भी बात होगा तो शब्द क्या करेगा? खुद का अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ को बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, चौराहा में कौन सा समास है? हमें बताना है कि चौराहा में कौन सा समास है। तो देखिए, चौराहा अर्थात चार राह। चौराहा का अर्थ क्या हो गया? तो चार राह से आपका चौराहा बना है। तो जहाँ पे आपका पूर्व पद क्या हो? पूर्व पद आपका अंक हो। पूर्व पद में कहीं भी आपका नंबर मिल जाए, अंक मिल जाए, उसको कौन सा समास कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं द्विगु समास कहते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। तो जहाँ भी आपका अंक वाला मिल जाएगा वह क्या कहलाएगा? वह आपका कहलाएगा द्विगु समास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 10 मुख में कौन सा समास है? तो ऊपर ही हमने देखा है 10 मुख है जिसके, अर्थात रावण। तो यह अपना अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ को बता रहा है। तो 10 मुख में कौन सा समास होगा? 10 मुख में आपका समास हो जाएगा बहुव्रीहि समास होगा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भाई बहन में कौन सा समास है? हमें बताना है कि भाई बहन में कौन सा समास है। तो देखिए, भाई बहन की बात करें तो इसमें दोनों क्या है? दोनों पद प्रधान है। इसमें दोनों पद क्या है? प्रधान है। जैसे आपका भाई बहन हो गया, माता पिता हो गया, राधा कृष्ण हो गया, ये सभी जो ऐसे शब्द हैं इनमें क्या है कि दोनों शब्द आपके प्रधान होते हैं। तो इन्हें कहते हैं द्वंद्व समास। क्या कहते हैं? तो जिसके दोनों पद प्रधान हो उन्हें हम क्या कहेंगे? द्वंद्व समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? बताना है कि परीक्षा आपका तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है। तो सबसे पहले तो इनको हम समझ लेते हैं कि तत्सम किसे कहते हैं। तो तत्सम आपका संस्कृत की शब्द को कहा जाता है। तत्सम किसे कहते हैं? संस्कृत की शब्द को तत्सम कहा जाता है। तद्भव किसे कहते हैं? तद्भव आपका हिंदी का शब्द कहलाता है, आपका तद्भव कहलाता है। उसके बाद देशज की बात करें तो जो आपका बोल चाल वाला शब्द है, जो आपका बोल चाल का शब्द है, इसे ही आपका देशज कहा जाता है। और विदेशज कहा जाता है जिससे आपका विदेशों से ली गई हो। विदेशों से ली गई शब्द को क्या कहते हैं? विदेशज। इसमें आपका अंग्रेजी शब्द आता है विदेशज में। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। तो हमें बताना है परीक्षा शब्द जो है यह किस वर्ग में आएगा। तो परीक्षा आपका आएगा तत्सम में। किस में आएगा? तत्सम में आएगा। यह आपका संस्कृत का शब्द है परीक्षा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मजिस्ट्रेट शब्द है। तो देखिए, मजिस्ट्रेट शब्द क्या है? यह आपका अंग्रेजी का शब्द है। मजिस्ट्रेट शब्द क्या है? अंग्रेजी का है। तो यह आपका क्या हो जाएगा? यह आपका होगा विदेशी शब्द हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में
कौन सा शब्द देशज है, हमें बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द आपका देशज है। तो देखिए, अग्नि की बात करें तो अग्नि आपका संस्कृत का शब्द है, तो यह आपका तत्सम हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें प्रार्थना की, तो प्रार्थना भी आपका क्या है, यह भी आपका तत्सम शब्द है। खेत की बात करें तो खेत आपका हिंदी का शब्द है, तो यह आपका हो जाएगा तद्भव हो जाएगा। लोटा क्या है, लोटा आपका बोल चाल की भाषा में यूज होने वाला शब्द है, तो यह आपका देशज शब्द होगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो उन्हें क्या कहते हैं। तो जिस शब्द के कई सार्थक खंड होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें आपका यौगिक शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यौगिक शब्द कहा जाता है। ध्यान देंगे, हम देखते हैं इन सभी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि रूढ़ शब्द को कैसे पहचानेंगे, यौगिक को कैसे पहचानते हैं, योग रूढ़ को कैसे पहचानते हैं। तो बनावट की दृष्टि से हम बात करें तो बनावट की दृष्टि से आपका शब्द का 3 भेद होता है। बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। पहला आपका होता है रूढ़ शब्द। पहला क्या होता है, पहला आपका होता है रूढ़ शब्द होता है। दूसरा आपका क्या होता है, यौगिक होता है। और तीसरा क्या होता है, तीसरा आपका होता है योग रूढ़ होता है। अब एक एक कर हम इसे समझ लेते हैं। देखिए, रूढ़ शब्द की बात करें तो इसका खंड सार्थक नहीं होता है, अर्थात इसको हम खंड नहीं कर सकते हैं। जैसे में देखें, इसका एग्जाम्पल लें तो इसका एग्जाम्पल जैसे आपका घर हो गया, घर को हम खंडित कैसे करेंगे, घ प्लस र, इसका तो कोई अर्थ ही नहीं आ रहा है। उसी तरह हम इसका एक और हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आपका घोड़ा हो गया, तो घोड़ा को भी हम क्या करेंगे, खंडित करेंगे, तो इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो जिसे खंडित करने पर कोई अर्थ न निकले वह आपका रूढ़ कहलाता है। रूढ़ मीन्स क्या होता है, रूढ़ी व्यक्ति, जो आपका न मतलब टूटे, इस प्रकार का। उसके बाद है यौगिक। तो यौगिक क्या होता है, तो इसका जो खंड होता है इसका खंड सार्थक होता है। यौगिक शब्द जो होता है इसका खंड क्या होता है, सार्थक होता है। जैसे हम एग्जाम्पल ले विज्ञान का, तो विज्ञान को हम आसानी से तोड़ सकते हैं बी प्लस ज्ञान में। उसी तरह हम देखें विद्यालय, तो विद्या का जो घर होता है उसको विद्यालय कहते हैं। तो ये सभी शब्द आपके यौगिक होते हैं। और योगरूढ़ क्या होता है, योगरूढ़ जो होता है यह आपका विशेष अर्थ बताता है। योगरूढ़ जो शब्द होता है यह आपका विशेष अर्थ बताता है। जैसे पीताम्बर हो गया, हमने बहुब्रीहि समास में पढ़ा है, पीताम्बर हो गया, दशानन हो गया, ये सभी जो हैं ये सब क्या होते हैं, ये सब आपके विशेष अर्थ बताने वाले शब्द होते हैं। पीताम्बर मतलब विष्णु भगवान, दशानन मीन्स क्या हो गया, रावण हो गया, नीलकंठ जैसे हो गया, नीलकंठ मीन्स क्या होगा, नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव। तो ये ऐसे शब्द जो विशेष अर्थ को बताता है उसको योगरूढ़ कहते हैं। रूढ़ किसे कहते हैं, जिसका खंड सार्थक न हो। यौगिक किसे कहते हैं, तो जिसके खंड सार्थक होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। यहाँ से 100% चांस है कि एक न एक क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। केवल यहाँ पे हम क्वेश्चंस को ही सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इससे रिलेटेड जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं उन सभी कॉन्सेप्ट को भी हम क्लियर करते जा रहे हैं। आगे हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा शब्द देशज नहीं है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा आपका देशज नहीं है, यह हमें बताना है। तो देखिए, ऑप्शन ए में क्या दिया है, ऑप्शन ए में ढिबरी है। तो ढिबरी क्या है, यह आपका देशज शब्द है। पगड़ी भी आपका देशज शब्द है। ढोर भी क्या है, यह भी आपका देशज है। लेकिन पुष्कर जो है यह आपका देशज नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दशानन किस प्रकार का शब्द है, रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है कि योग रूढ़ है। तो अभी हमने तीनों के बारे में बताया है, आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। तो दशानन से हमें क्या मिलता है, दशानन से हमें एक नया अर्थ मिलता है, विशेष अर्थ मिलता है, रावण। तो ये दशानन क्या होगा, तो दशानन क्या होगा, योग रूढ़ हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अभी हमने ऊपर देखा है कि जिसको खंडित नहीं करते हैं उसको रूढ़ शब्द कहते हैं, जिनका खंड सार्थक हो उसे यौगिक शब्द कहते हैं, और जो विशेष अर्थ बताता है उसको क्या कहते हैं, योगरूढ़ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द आपका संज्ञा है। तो देखिए, ऑप्शन ए में क्रोध है, ऑप्शन बी में क्रोध है, ऑप्शन सी में क्रोधी है, ऑप्शन डी में क्या है, क्रोधित है। तो देखिए, इसमें से आपका जो क्रोध है यह क्या है, यह आपका संज्ञा है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। क्रोध में कौन सा संज्ञा है, यह आपका यहाँ पे भाववाचक संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा आपका है
क्रोध में है, तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, इसे हमें बताना है। इसमें से बताना है कि कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है। ऑप्शन ए में है बुढ़ापा, बुढ़ापा ही आपका क्या है, पुल्लिंग शब्द है, तो ऑप्शन ए ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भावाचक संज्ञा बताना है। हमें क्या करना है, भावाचक संज्ञा बताना है। ऑप्शन ए में है लड़कापन, तो लड़कापन कोई शब्द नहीं होता है, लड़का ही भी नहीं होगा, लड़कपन आपका क्या है, भावाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है। जो आपका सच्चरित्रता है यह किस शब्द से बना है, तो ऑप्शन ए में है सच्चरित्र, ऑप्शन बी में है चरित्र, सी में है चरित्रता, ऑप्शन डी में है सच्चरित्र। तो देखिए चरित्र से आपका सच्चरित्रता बनता है, मूल शब्द तो आपका चरित्र ही है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा है, कौन सा शब्द बहुवचन है। इसमें से हमें चुनना है कि बहुवचन क्या है। तो माता तो आपका एक वचन है, लड़का भी यहाँ पे क्या है, एक वचन है, किताब भी क्या है, एक वचन है, तो बच गया आपका प्राण, प्राण क्या होगा, यह आपका बहुवचन होगा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। इसमें भी हमें क्या करना है, पुल्लिंग शब्द चुनना है। ऑप्शन ए में कपट है, कपट जो है यह आपका क्या है, पुल्लिंग शब्द है। उसके बाद सुंदरता, मूर्खता, निद्रा, ये सभी आपके स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में आपका अपादान कारक है। तो देखिए अपादान कारक का विभक्ति क्या होता है, तो अपादान कारक इसका विभक्ति चिन्ह आपका होता है से, और से का यूज किस में किया जाता है, यहाँ पे आपका यूज होता है अलगाव में। अपादान कारक जो होता है इसका विभक्ति चिन्ह आपका से होता है, और यहाँ पे इसका यूज किस में होता है, तो अलगाव होगा, तभी आपका अपादान कारक होगा। अब चलिए हम ऑप्शन को देखते हैं। तो राम ने, यहाँ पर तो ने है तो ये नहीं होगा, यहाँ पे से है, यहाँ पे भी से है, यहाँ पे भी से है, लेकिन अपादान कारक में जो से चिन्ह होता है यह अलगाव के लिए यूज होता है। तो ऑप्शन बी में है, मोहन से अब सहा नहीं जाता, तो यहाँ पे अलगाव का तो कोई बात नहीं है। ऑप्शन सी है, हिमालय से गंगा निकलती है। देखिए हिमालय से गंगा निकलती है तो अलगाव हो रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, से होता है, और से क्या होता है, अलगाव होता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम आपको कारक चिन्ह बता देते हैं। कारक चिन्ह को हम देखते हैं कि कारक चिन्ह आपका क्या होता है। तो देखिए कारक चिन्ह की हम बात करें तो पहला आपका होता है कर्ता कारक। कर्ता कारक का आपका चिन्ह क्या होता है, तो कर्ता का आपका होता है ने। उसके बाद आपका आता है कर्म कारक, तो कर्म का क्या होता है, कर्ता ने कर्म को। उसके बाद आता है आपका करण कारक, तो करण का क्या होता है, करण का आपका होता है से होता है, और आपका होता है के द्वारा। उसके बाद हम बात करें, करण के बाद आपका आता है संप्रदान, क्या आता है, संप्रदान आता है। तो संप्रदान का आपका क्या होता है कारक चिन्ह, तो इसका होता है आपका को होता है, और आपका होता है के लिए, ये आपका होता है संप्रदान का कारक चिन्ह। उसके बाद आपका अपादान का होता है, तो अपादान का हमने अभी देखा है कि से होता है, किसके लिए होता है, तो अलगाव के लिए होता है। उसके बाद हम देखें तो उसके बाद हमारा होता है संबंध, तो संबंध का आपका कारक चिन्ह क्या होता है, तो संबंध का आपका होता है का की के, क्या होता है, का होता है, की होता है, और आपका के होता है। उसके बाद आपका आता है अधिकरण, तो अधिकरण का क्या होता है, अधिकरण का आपका होता है में होता है, और आपका पर होता है। उसके बाद आपका आता है संबोधन, संबोधन का क्या होता है, तो संबोधन का आपका होता है हे अरे अजी, क्या होता है, हे अरे और अजी। ये सभी आपके कारक चिन्ह होते हैं, तो इन्हें आप याद रखेंगे, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे इस प्रश्न में हमसे अपादान से का पूछा था, तो अपादान का हमने देखा कि क्या होता है, से होता है अलगाव में, तो इसका हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो इसी तरह कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। इस चैप्टर से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और कारक जो है इस चैप्टर में बस आपको इतना ही जानना है। आप इतना जानते हैं तो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द है, प्रेम शब्द क्या है यह हमें बताना है। ऑप्शन ए में है भाववाचक, बी में विशेषण। देखिए प्रेम आपका विशेषण नहीं है, क्रिया नहीं है, अव्यय भी नहीं है, प्रेम क्या है, यह आपका भाववाचक संज्ञा है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग है? ये हमें बताना है कि किसमें आपका सर्वनाम का अशुद्ध रूप से प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन ए में है, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, यह तो सही लग रहा है। ऑप्शन बी में है, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, यह भी आपका सही है। मैं तेरे को, देखिए तेरे को मेरे को, यह आपका हिंदी में सही नहीं होता है, यह आपका क्या है, गलत या भाषा का प्रयोग है। तो यही हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन डी में है, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, तो यह भी आपका सही यूज है। तो गलत हमें चुनना था, तो गलत आपका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? देखिए निश्चय, जिससे निश्चय होता हो, तो क्या से निश्चित निश्चय होता है? नहीं होता है। कुछ से भी निश्चय नहीं होता है, कौन से भी नहीं होता है, यह मतलब निश्चित है कि यही चीज। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? इसमें हमें बताना है कि विशेषण कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन ए में है सच्चा, ऑप्शन बी में है शीतलता, सी में है नम्रता, डी में है मिठास। इनमें से हम विशेषण की बात करें तो जो आपका सच्चा है, यह क्या है, यह आपका विशेषण है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? हमें बताना है कि आलस्य का विशेषण क्या होगा। तो आलस्य की विशेषण की बात करें तो अलसाना, अलसाना, यह आपका आलसीपन नहीं होता है, यह आपका आलस होता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से गुणवाचक विशेषण बताना है। तो हमें गुण बताना है कि गुण इसमें से कौन सा आपका गुणवाचक विशेषण है। तो ऑप्शन ए में है चौगुना। चौगुना तो आपका कोई गुण नहीं है, उसके बाद तीन भी गुण नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे नया आपका क्या होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द आपका विशेषण है, इसे चूज करना है। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया है मात्र, ऑप्शन बी में है खर्च, सी में है निपट और डी में क्या है, चुपचाप। तो विशेषण कौन सा है? विशेषण इसमें आपका है निपट। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। तो प्रिय के साथ किसका हम यूज नहीं कर सकते हैं? तो प्रिय के साथ आपका विषय का यूज हो सकता है, प्रिय विषय हो जाएगा। उसके बाद प्रिय कवि भी होता है, प्रिय मित्र भी होता है, प्रिय वैरी नहीं होता है। प्रिय भी लगा दिए, कोई आपका शत्रु जो होता है वो तो प्रिय नहीं होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। प्रिय के साथ हम वैरी का यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? अर्थात अनुकरण करना क्या होता है, दोहराना होता है। तो अनुकरणात्मक कौन सा नहीं है? तो फड़फड़ाना। देखिए फड़फड़ाना तो अनुकरण हुआ है, फड़फड़ाना दो बार अनुकरण हुआ है। मिमियाना, मिमियाना यहाँ पे है, तो इसमें हम बात करें तो इसमें भी आपका क्या हुआ है, अनुकरण हुआ है। उसके बाद हिनहिनाना में भी अनुकरण हुआ है, लेकिन झुठलाना में आपका अनुकरण नहीं हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है? हमें बताना है किसका आपका जो है क्रिया है कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है। राम आता है, यह तो आपका ठीक लग रहा है। ऑप्शन बी में है घोड़ा दौड़ता है, यह भी ठीक है। हाथी सोती है, देखिए यह गलत है। हाथी जो है पुल्लिंग है और पुल्लिंग के साथ तो हम सोती नहीं लगाएंगे, तो यह गलत हो जाएगा। तो जो गलत है वही हमारा सही आंसर है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन डी में है लड़की जाती है, तो यह भी आपका सही है। हमें इसमें गलत वाला चूज करना था, तो ऑप्शन सी हमारा क्या है, यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो जिस शब्द से हमें काम करने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पढ़ना, खेलना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? इसमें हमें बताना है कि किस में आपका अकर्मक क्रिया है। तो ऑप्शन ए में है श्याम भात खाता है। केवल रहता श्याम खाता है तब अकर्मक क्रिया होता है, लेकिन श्याम खाता है, क्या खाता है, भात खाता है। तो भात कर्म है, तो यह क्या है, यह आपका सकर्मक क्रिया है। राधा रोती है, यह आपका कर्मक है, केवल यहाँ पे सब्जेक्ट है और आपका वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है। मैंने उसे पुस्तक दी, मैंने पुस्तक दी, किसे दी, उसे दी, तो यहाँ पे देखिए कर्म है। उसकी कमीज,
उसकी कमीज है, तो इसमें भी आपका क्या है, कर्म है कि उसकी है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो अव्यय के आपके 4 भेद होते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अव्यय के 4 भेद कौन कौन से होते हैं? तो ये आपके होते हैं क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और आपके होते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। इस प्रकार अव्यय के 4 भेद होते हैं। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। आपको बताना है कि छ, त्र, स्र और स इनमें से कौन सा आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको क्लास पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।